गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशंस किए थे गॉस थ्योरम के। रिमेनिंग एप्लीकेशंस हम लोग आज करने जा रहे हैं और उसमें पहला एप्लीकेशन हम लोगों का जैसा यहाँ पे दे रखा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। प्लेन शीट है, इनफाइनाइट है, इसका मतलब इसकी थिकनेस ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि नेग्लिजिबल होगी। तो देखो बच्चों, गॉसियन सरफेस मेरे को इसमें दोनों साइड ट्रीट करना पड़ेगा। इधर मैंने गॉसियन सरफेस ट्रीट किया ds, इधर मैंने गॉसियन सरफेस ट्रीट किया ds। एक फ्लक्स मेरा इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा, मुझे टोटल फ्लक्स निकालना होगा जो रेडिएट है इससे। अब देखो, अगर मिसपरसेप्शन की बात करें तो किसी बच्चे के दिमाग में ये बन सकता है कि साहब एक ही शीट है, फ्लक्स इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। देखो, ये बाहर निकल रहा है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये बाहर निकल रहा है, ये भी पॉजिटिव होगा, इसलिए ये दोनों मेरे को ऐड करने के ही टोटल फ्लक्स की बात करनी है। इन केस इस शीट में एक एंटर कर रहा होता, एक बाहर निकल रहा होता, तो यहाँ पे ये माइनस होता, ये प्लस होता और ये जीरो हो जाता। तो बच्चों, मेरे को यहाँ पे जीरो नहीं कह देना है, क्योंकि दोनों बाहर निकल रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पे कंप्यूट करना है, ये बात समझनी होगी। तो बच्चों, मैं समझने की कोशिश करता हूं। अगेन यहां पर मेरे पास सरफेस एरिया S, यहां पे सरफेस एरिया S, बस थ्योरम लिखता हूं, क्लोज इंटीग्रेशन E ds इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स फाई E इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। बड़ा सिंपल। अब जहां तक बात है, चूंकि मेरे पास में बोथ साइड फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है, तो मैं यहां क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा, E ds हो जाएगा, E एक तरफ का, ds एक तरफ का। अब चूंकि दो तरफ है इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया मेरे पास 2es। जो क्लोज इंटीग्रेशन है वो मैंने सीधे सीधे s डाल दिया, इनफाइनाइट शीट है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है यहां पे। अब मैं जरा बात करूं इस चार्ज की, तो देखो बच्चों, यहां मेरे पास 2 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगेन मैं इसको पढ़ूंगा इस तरीके से, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू ds इंटीग्रेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dq इक्वल्स टू q। ये कॉन्सेप्ट मैं पढ़ूंगा। अब इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास q इक्वल्स टू आ जाता है सिग्मा इनटू सरफेस एरिया। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए मेरे को यहां पे कुछ साइन लगाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहेगा। सिंपल सा 2es, that is total flux radiated through this sheet is equals to sigma s। s से s कैंसिल आउट करो, यहां पे अपॉन में एप्सिलॉन नॉट था तो एप्सिलॉन नॉट आप और डालेंगे, तो यहां e आप लोगों को मिल जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू व्हाट 2। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इनफाइनाइट शीट के लिए। अब मानिए इस इनफाइनाइट शीट से यहां पर मेरे पास कोई स्मॉल चार्ज Q नॉट दे रखा है, तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, मैं अगर फोर्स की बात करूंगा तो अगेन फोर्स इक्वल्स टू E इनटू Q नॉट होगा, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q नॉट। ये मेरे पास फोर्स आ जाएगा। तो ये मेरा अगला एप्लीकेशन था। इसके लिए इनफाइनाइट थिन शीट के लिए बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। यहां मैं एक खास बात और देख रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो मेरा कहीं भी शीट से डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी r की कोई भी प्रोपोर्शनलिटी यहां नहीं है, r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। किसके लिए? इनफाइनाइट शीट के लिए। तो बच्चों, ये कुछ बातें मुझे ध्यान रखनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में। विदाउट डिपेंडेंस r आ गया, लीनियर प्रोपोर्शनलिटी आ गई, 1/r की आ गई, 1/r² की आ गई, 1/r³ की आ गई, सारी प्रोपोर्शनलिटी आप लोगों ने देखी। तो स्टूडेंट्स, सेम कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ लिख के दिखाया है, जो आपको अपने नोट्स में लिखना है या फाइनल एग्जाम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ये दोनों तरफ का मैंने ऐड किया, 2EA लिख दिया, चार्ज को सीधे सीधे लिख के दिखा दिया। यहाँ डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन फॉर्म मैंने नहीं दिखाई, आप सीधे लिख सकते हैं। फाई इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट को मैं यहाँ पे वैल्यू डाला, सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इस तरीके से E इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब देखो, जो बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो यहां हमने मेंशन भी कर रखी है, जिससे कि आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो और आप उन चीजों को यहां से सीधे सीधे रिवाइज कर सकें। क्लियरली E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। फाइनल फॉर्मूले में कहीं भी मेरा R नहीं आ रहा।
इफ द शीट इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी वो ग्रेटर देन 0 होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अवे होगा, और अगर नेगेटिव है यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी लेस देन 0 है तो टुवर्ड्स होगा, जो मैंने ऊपर आपको केस बताया था। For the finite large planar sheet, the above formula will be approximately valid in the middle region of the sheet away from its edges। अब ये इनफाइनाइट शीट है तो मैं इस इनफाइनाइट शीट के किसी किनारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑलमोस्ट इसके मिडिल में बात कर रहा हूं। तो ये मेरे को एक छोटा सा एजम्पशन भी यहां पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हम लोगों का एप्लीकेशन है वो हम देखें उससे पहले एक छोटा सा डेरिवेशन, वो सॉरी न्यूमेरिकल, एक साथ में राइडर न्यूमेरिकल कर लेने से हमारे कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे क्लियर हो जाते हैं, कई सारी नई बातें देखने के लिए हमें मिलती हैं। समझिए, ए लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखिए कूलम पर मीटर स्क्वायर है, एसआई सिस्टम में कुछ नहीं करना, मेरे को सीधे सीधे रखा है, लाइज इन xy प्लेन। अब देखो यहां बड़ा मजेदार सा केस है कि मेरे को ये बात मेरे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जो शीट है वो xy प्लेन में नहीं करती है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आंसर शीट पे या नोट्स में आपको ये बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप जिस रूम के अंदर बैठे हैं, 3 डायमेंशनल रूम होगा ऑब्वियस है, तो आप उसमें कंसीडरेशन ले रहे हैं। क्या मान लीजिए जो आपका ग्राउंड है उस पे x और z प्लेन है, एक तरफ आपने x ले लिया, दूसरी तरफ आपने z ले लिया, और ऊपर की तरफ y ले लिया। अब जो शीट है वो xy प्लेन में है, इसका मतलब ये सामने वाली जो वॉल है, इस वॉल के ऊपर आपकी शीट लगी हुई है। आपका ये इमेजिनेशन हो जाना चाहिए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस। एरिया मेरा इसके ऊपर कैसा है, सर्कुलर है, और इस सर्कुलर एरिया की रेडियस कितनी है, 0.1 मीटर है। इफ नॉर्मल टू द सर्कुलर एरिया मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द जेड एक्सिस। देखिए जो जेड एक्सिस था वो आपने इस रूम की नीचे वाली वॉल पे लिया था, सपोज ये आपने जेड एक्सिस लिया था, तो जेड एक्सिस के साथ इसका जो नॉर्मल टू सरफेस है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मेरा काम बन गया। मेरे पास में गॉस थ्योरम के अंदर जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा था EDS क्लोज इंटीग्रेशन cos थीटा। getting the concept or not? That is equals to what? Q over epsilon naught। ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, तो इस Q को मैंने लिखा था सिग्मा इनटू सरफेस एरिया ओवर एप्सिलॉन। getting the concept or not? ये मैंने लिखा था Q को, वैल्यू डाल देते हैं। यहां से देखिए cos 60 मेरे को डालना होगा, बिकॉज ऑफ एंगल मेरे को 60 रखा है। ज्यादातर बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, उनको यही बात क्लियर नहीं होती कि एंगल कहां से रखा है। तो यहां आपको बिल्कुल सोच समझ के अपना काम करना है। इसके बाद मैं ds की बात करूंगा तो पाई आर स्क्वायर होगा। मेरे पास में सीधे सीधे r की वैल्यू दे रखी है, तो पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। क्या निकालना था आप लोगों को, E निकालना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना था। बस एक ही क्वांटिटी आपकी अननोन बची, बाकी सब आपके पास में है, तो आप वैल्यू डालेंगे, अपना आंसर निकालेंगे। फाइनल सॉल्यूशन किस तरह से आप लोगों को मेंशन करना है अपने एग्जाम में, वो हमने यहाँ पे प्लेस कर रखा है। आप देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से हो गया, बाकी आप ये कैलकुलेशन देखें और कैलकुलेशन के बेसिस पर अपना आंसर डाल दें। जो खास बात है वो खास बात है क्या, उसी को लेकर के जो एंगल है उसको लेकर के एक और छोटी सी बात यहां ये बात समझ लेनी है, ये जो लार्ज है, ये जो लार्ज कह रहा है, ये लार्ज इनफाइनाइट शीट को कह रहा है। अगर ये लार्ज वर्ड नहीं है तो यहां पे आप सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट डालेंगे, और अगर ये लार्ज कह रहा है यानी इनफाइनाइट शीट कह रहा है तो ई की वैल्यू आप सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट डालेंगे। ये बात आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आगे मैं समझता हूं एक लास्ट एप्लीकेशन है मेरा, लास्ट जरूर है लेकिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो मुझे देखना है। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। देखो बच्चों, यहां पे 3 चीजें आपको मिल सकती हैं फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सीबीएसई में तो सिर्फ शेल का ही केस आएगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या क्या मिल सकता है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे जहां भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग। इट मे बी कंडक्टिंग शेल, इट मे बी कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, और इट मे बी डाइलेक्ट्रिक
सॉलिड स्फीयर और इट में बी डाइलेक्ट्रिक शेल। तो 4 केस आपको मिलेंगे जिनमें से हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक ही है। बाकी के 3 जो केसेस हैं वो बाद में मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा। जो हमारे सिलेबस में है सबसे पहले हम लोग उसको एक बार कंसीडर करते हैं। देखिए मैं यहां कुछ चीजें इस डायग्राम के ऊपर आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान से समझ लेंगे डायग्राम को, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ये जो आपको सॉलिड पार्ट दे रखा है ये दे रखा है शेल का, ये शेल है आपकी, शेल का मतलब खोखला गोला, और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो क्यू है। इसका जो रेडियस है कांस्टेंट है, कैपिटल आर है। ये जो वेरिएबल रेडियस है इसको मैंने यहां स्मॉल आर से डिनोट किया हुआ है, इसलिए डिनोट किया हुआ है कि ये मेरा इनसाइड हो सकता है, ये मेरा एट द सरफेस हो सकता है, और ये मेरा आउटसाइड द स्फीयर हो सकता है। तो आउटसाइड स्फीयर में स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, एट द सरफेस में स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, और इसमें स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ये 3 केस हम लोगों को डिस्कस करने हैं, तीनों ही हमारे सिलेबस में। किसके लिए? स्फेरिकल शेल के लिए। तो तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए, कौन सा कहां है, कैसे है, अंदर के लिए क्या है, बाहर के लिए क्या है। आई होप सो। ठीक है, इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा दे रखी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सब लोग जानते हैं, स्फेरिकल शेल है तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, हम जहां भी देखेंगे वहां पर। ठीक, इस तरह से जो भी गॉसियन सरफेस एरिया मैं चूज कर रहा हूं उस गॉसियन सरफेस एरिया ds और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E, इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। करेंगे कॉन्सेप्ट। तो ये बातें अगर समझ में आ गई तो फिर आगे कुछ नहीं बचता, बड़ा आसान सा केस है, मैं डिस्कस करता हूं। ये सारे पैरामीटर्स हटा दे रहा हूं, नए पैरामीटर्स जिनकी जरूरत है मुझे फिर दोबारा से मेंशन करता हूं। चलिए देखो बच्चों, मैं गॉस थ्योरम लिखता हूं यहां पे। सबसे पहले फ्लक्स फाई ई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई ds cos थीटा इक्वल्स टू q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये मानते हुए इसके चारों तरफ वैक्यूम है। अब मैं आगे बात करूं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, थीटा मेरा 0 डिग्री है, ds की बात करूंगा तो 4 पाई r स्क्वायर होगा, कैपिटल आर कंसीडर करूंगा, ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है, गॉसियन सरफेस पहले कौन सा है, चलो आउटसाइड वाला लेते हैं, ये वाला केस लेते हैं जिसमें मेरा स्मॉल r जो था वो बड़ा था कैपिटल R से। ये आउटसाइड मैं लेता हूं, यहां पे गॉसियन सरफेस में ट्रीट करता हूं, और अब इसको थोड़ा सा मेरे को चेंज करना होगा, वो मैं चेंज कर देता हूं, दोबारा से लिख देता हूं। चलो मैं यहां पर गॉसियन सरफेस लेता हूं ds, जहां स्मॉल r की वैल्यू बड़ी है किससे, कैपिटल R से। अब इसके लिए मैं पहले निकालता हूं, मैं यहां पे फ्लक्स फाई e लिखता हूं, दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन e ds cos 0 डिग्री इक्वल्स टू q ओवर एप्सिलॉन। अब बच्चों इस स्टेप, ये तो जनरल स्टेप है, इसमें तो कुछ मैंने नया किया ही नहीं है। इस स्टेप के बाद में हम बात करेंगे, देखिए e हो गया, मेरे को फ्लक्स यहां पे निकालना है, ds की बात कर रहा हूं तो उसके लिए मेरे को क्या स्मॉल r कंसीडरेशन में करना है, तो दैट इज 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहां कुछ मेरे को करना नहीं था, इक्वल्स टू q। q का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ यहां तक है, यहां तक है, तो q हर केस में मेरे पास होगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहां सरफेस तक है, इसके बाद में थोड़ी कहीं भी मेरा चार्ज है, तो मैं यहां पे डालूंगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू सी। अब यहां से जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या बचा, E इज इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r स्क्वायर। अगेन ध्यान रहे, स्मॉल r मेरा गॉसियन सरफेस तक का रेडियस है, कैपिटल R मेरा कांस्टेंट है जो मेरी शेल का रेडियस है। यहां से मैं क्या देख पा रहा हूं कि आउटसाइड स्फीयर में पॉइंट यहां ले लूं, यहां ले लूं या और कहीं भी ले लूं, ये मेरे पास अगेन 1 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी आती है।
कैपिटल आर स्क्वायर मेरा कांस्टेंट है, सिग्मा मेरा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये मानते हुए वैक्यूम है। अगर इसके चारों तरफ कोई मीडियम फिट है तो ऑब्वियसली यहां पे आप एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई और कर देंगे। अब मान लीजिए यहां कोई चार्ज आपके पास में Q नॉट है, फोर्स निकालना है तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, E इनटू Q नॉट होगा। अल्टीमेटली आप लोग ये जो ऊपर फॉर्मूला था सिग्मा आर स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इनटू Q नॉट और कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आपने कंसीडर किया हुआ है तो जिधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, उधर ही आप लोगों की फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। आई होप सो ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा आउटसाइड सरफेस का। अब देखो बच्चों, यही मैं एट द सरफेस की बात करता हूं। मैंने अपना गॉसियन सरफेस यहीं पे चूज कर लिया जहां तक मेरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस स्थिति में जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर होगा। अब यहां अगर मैं वही सब चीजें निकालूंगा तो बड़ा आसान सा होगा, दैट इज E 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बिकॉज ऑफ गॉसियन सरफेस के लिए भी वही रेडियस है, या स्मॉल आर स्क्वायर ले लो एक स्टेप पे। इससे पहले मैं लिख लेता हूं एक स्टेप और, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कॉस 0 की जगह पे 1 इक्वल्स टू क्या था, इक्वल्स टू मेरा था सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मेरा सिर्फ यहीं तक है तो मेरे को कैपिटल आर ही कंसीडर करना है हमेशा, ओवर एप्सिलॉन नॉट ये मानते हुए कि वैक्यूम। अब नेक्स्ट स्टेप पे चूंकि मैं सरफेस की बात कर रहा हूं तो इस स्मॉल आर स्क्वायर को रिप्लेस कर दूंगा मैं कैपिटल आर स्क्वायर से। बाकी सब चीजें वैसे ही होंगी, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ई जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब यहां अगर आप देखते हो तो सरफेस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो मेरा कांस्टेंट है और फ्री फ्रॉम रेडियस है। क्या है, फ्री फ्रॉम रेडियस है। अगर मैं इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लेता हूं तो ये मेरे पास केस आ गया। अब तीसरा केस बचा, तीसरे केस के लिए ये सब मैं हटा रहा हूं और वही सब चीजें लूंगा कंसीडरेशन में। आउटसाइड इनसाइड का स्फीयर मेरे को कंसीडर करना है। बहुत छोटा सा केस है, आराम सा केस है, ट्रिकी केस है, देखें जरा बच्चे। देखिए इनसाइड के केस में क्या होगा, यहां पे मेरा गॉसियन सरफेस होगा ds। अगेन ds और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल मेरा 0 ही रहे। ये जो स्मॉल r है वो निश्चित रूप से स्मॉलर देन कैपिटल r। गॉट इट। अब मैं गॉसियन लिखता हूं पूरी की पूरी ज्योमेट्री क्यों, क्लोज इंटीग्रेशन E ds इक्वल्स टू q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब एक बच्चा पीछे जो बहुत होशियार है सीधे सीधे कहता है कि जी किसी स्फेरिकल शेल में अंदर तो चार्ज 0 होता है, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, इस चार्ज को 0 लिखो, एप्सिलॉन नॉट लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो गई। क्यों, क्योंकि ये क्लोज इंटीग्रेशन ds है। क्लोज इंटीग्रेशन ds का मतलब ये वाला जो मेरे पास एरिया है वो 0 हो ही नहीं सकता, तो सरफेस एरिया मेरा 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो ये ट्रिकी केस है इनसाइड के लिए, इसको ओरल भी आप लोग कह सकते हो। तो बच्चों ये बातें थी सारी की सारी समझने की। अब इसको कैसे लिखना है वो देखिए। आउटसाइड के लिए पहला केस ले रखा है, यहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है फॉर r इज ग्रेटर देन r। काफी दूर आप चले जाते हो, आउटसाइड स्फीयर चले जाते हो तो 1/r² की प्रोपोर्शनलिटी निकल के आती है। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे एट द सरफेस की, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू अगेन फ्री फ्रॉम r आ रही है, आपने यहां पे देख लिया होगा इसको। फिर तीसरा केस हमने देखा, इनसाइड चार्ज 0 है, सीधे सीधे कहा, इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इनसाइड वो भी क्या होगा, 0 होगा। ये सारी बातें मैंने यहां पे आपको समझाने की कोशिश की। अब एक खास बात जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन के लिए आती है वो आती है कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को किसी स्फेरिकल शेल के केस में अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहूं तो क्या होगा। देखिए मान लीजिए ये मेरे पास कोई स्फेरिकल शेल है, ये मैंने
क्या ले लिया, एक्सवाई प्लेन दोनों ले लिए। एक प्लेन पे तो सीधे सीधे रेडियस दिखा रखी है सेंटर से, और दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दिखा रखा है। देखो बच्चों, जहां तक मेरा सरफेस है वहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 है, तो देखो यहां तक इस जगह तक कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं होगा, 0 होगा। जैसे ही मैं सरफेस पे पहुंचा, तो सरफेस पे पहुंचने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का वैल्यू मेरे पास 1/4πε0 Q/r² के टर्म्स में आया था। अब कोई बच्चा ऐसा मत कह देना कि सर ये फॉर्मूला बहुत पहले पढ़ा था। बिल्कुल बहुत पहले पढ़ा था, थोड़ी देर पहले जो पढ़ा था उसमें आपने क्या किया था, ये जो Q/4πr² है इसको हमने लिख दिया था सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट था। तो कोई स्टूडेंट यहां हिप्नोटाइज ना हो, E की वैल्यू हमने सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट लिखी थी। तो इट्स योर चॉइस, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। तो इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मेरा 0 हो गया। जैसे ही मैं सरफेस पे आया तो मेरे पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट या 1/4πε0 Q/r² आ गया, जो कि मैक्सिमम है। इसके बाद अगर मैं गया तो मैंने अभी निकाला था कि E जो है वो मेरा 1/r² की प्रोपोर्शनलिटी रखता है। इसके लिए जो ग्राफ है वो मेरे पास किया गया। ध्यान रहे, ये बच्चे ग्राफ कभी भी इसको टच नहीं करेगा, ठीक है। तो बड़ा फेबुलस ग्राफ है, इसके बेसिस पे काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। बस एक ब्रीफिंग मैं जरूर यहां कर देता हूं कि अगर यही मेरे पास क्या होता, डायरेक्ट्रिक स्फीयर होता, सॉलिड होता, तो इनसाइड ये कॉन्सेप्ट हो रहा था, इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वहां पे होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता गॉसियन सरफेस की, और ये लीनियर कॉन्सेप्ट मेरे को मिल जाता। तो अब फिर वहां पे ग्राफ डाइलेक्ट्रिक के लिए ये वाला होगा। सरफेस पे वहां भी मैक्सिमम मिलता, आउटसाइड 1/r² प्रोपोर्शनलिटी मिलती, इनसाइड E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R मिलता। किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर के लिए, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स डियर स्टूडेंट्स, ये सारी बातें हो गई। एक न्यूमेरिकल छोटा सा हम लोग कंसीडर करेंगे, इसको समझेंगे। चलिए देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कहता है, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मुझे रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करना है। स्फेरिकल कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्ज जो है वो कूलम, यहां यूनिट से पता लग रहा है, वो 1.6 × 10⁻⁷ दे रखा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। बड़े ध्यान से सबको याद हो जाता है कि कोई कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके अंदर 0 होगा, सीधे सीधे आंसर 0 लिख लिया। जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, इसका मतलब जहां तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसी के ऊपर। और तीसरा पॉइंट है, ये HI नहीं है, ये थर्ड पॉइंट है बच्चे, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर का मतलब सीधा सीधा सा यहां बाहर आ गया। तो तीनों केस पूछे हैं। फर्स्ट केस में 0 हो गया, सेकंड केस में डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास में है क्या, 1/4πε0 Q/r², आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। थर्ड केस के लिए, सॉरी सेकंड केस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, आप यूज कर लेंगे। जस्ट आउटसाइड के लिए आपने फॉर्मूला डाला है, E = 1/4πε0 Q/r², यहां पे 0.12 मीटर डाल दिया। और तीसरे केस में आपने 18 सेंटीमीटर डाला और ये आ गया। चूंकि पॉजिटिव चार्ज कंसीडरेशन में रखा है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो तीनों ही केसेस के लिए क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। तो देखो बच्चों, तीनों ही केस के लिए डायग्राम के बेसिस पे हम लोगों को ये दे देना है, अगर इसके ऊपर Q चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड होगा हर जगह पे। तो जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू देंगे, इसकी यूनिट और इसकी डायरेक्शन जरूर देंगे। इस तरह से बच्चों मेरी तरफ से ये फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का टेस्ट एवरी संडे जैसा होता है वो आप लोगों को अपनी जगह पे देना ही देना है। और डाउट सेशन एक हम इसमें रखेंगे। वैसे तो जितने न्यूमेरिकल्स की जरूरत थी सीबीएसई के लिए, उससे ज्यादा ही न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने शेयर कर लिए हैं, हर टॉपिक के ऊपर कर लिए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस करना चाहते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम, आप वो क्वेश्चंस कीजिए।
और हम लोग डाउट सेशन रख लेंगे और डाउट सेशन करा देंगे। इसके बाद हमारा टेस्ट ड्यू हो जाता है बच्चों, तो इसका एक टेस्ट आप लोगों को देना है जिसमें कुछ डेरिवेशंस आप लोगों से डिस्कस किए जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए जाएंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन करें। नेक्स्ट क्लास में डाउट सेशन हम लोग देंगे और उसके बाद इसका टेस्ट हम लोग लेंगे और फिर टेस्ट का आइडियल सॉल्यूशन आपको बताएंगे। और इस तरीके से ये फर्स्ट चैप्टर, इसकी वेटेज मैं 4 मार्क्स कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट है 8 मार्क्स की, उसमें हमारे 2 चैप्टर हैं फर्स्ट एंड सेकंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो दोनों की वेटेज बराबर बराबर मान लेते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज वेल एज फील्ड दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो हम लोगों को डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखना था। जो सेकंड चैप्टर हमारा आ रहा है वो बिना फर्स्ट चैप्टर के नहीं हो सकता, ये तो फैक्ट है। तो आपको फर्स्ट चैप्टर को पहले जरूर तैयार करना है, उसके बाद उसको हम कर पाएंगे। लेकिन वो थोड़ा सा आसान होगा, उसमें स्केलर क्वांटिटी होंगी और जब स्केलर क्वांटिटी होंगी तो एटलीस्ट हम लोगों को डायरेक्शन कहीं नहीं देनी पड़ेगी। एल्जेब्रिक जरूर होंगी, तो प्लस या माइनस का साइन तो आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन वहां पे आपको डायरेक्शन नहीं देनी पड़ेगी, इतनी थोड़ी सी रियायत मिल जाएगी। असाइनमेंट ऐप के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जो बच्चे क्लास में हैं वो यहां से चाहें तो हार्ड कॉपी ले सकते हैं। इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू, कीप सेफ, गॉड ब्लेस यू।